चिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रिय मित्रों। जैसा कि हम श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल के डिप्लोमा इन वास्तु शास्त्र इस पाठ्यक्रम के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम पत्र का अध्ययन हमने गत वीडियोज में किए, उनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हमने गत वीडियोज में प्राप्त की। इस वास्तुशास्त्र के डिप्लोमा पाठ्यक्रम का जो द्वितीय पत्र है उसके बारे में हम प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इस पत्र का नाम, जैसा कि हमने पूर्व में जाना है, भवन स्वरूप विचार द्वितीय पत्र का नाम है, जिसका पेपर कोड 632 है। इसमें भी 3 यूनिट्स हैं। प्रथम यूनिट का नाम वास्तु एवं उसके भेद, दूसरा यूनिट जो दूसरी यूनिट है वो भित्ति स्तंभादि विचार, और तीसरी यूनिट जो है दिक् साधन एवं पिंड आयादि विचार। इन सभी विषयों के बारे में सामान्य अध्ययन हम प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से प्राप्त करते हैं। मित्रों, जब भवन स्वरूप विचार की प्रथम इकाई पर यदि हम चर्चा करें वास्तु एवं उसके भेद, तो हम सभी जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के विभिन्न भेद शास्त्रों में दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। जैसे आवासीय वास्तु, व्यावसायिक वास्तु, धार्मिक वास्तु इत्यादि। आवास से संबंधित जो भी विन्यासकार है वह आवासीय वास्तु में होगा, जिसमें गृह, भवन इत्यादि की बात आती है। व्यावसायिक से संबंधित जो भवन निर्माण किए जाते हैं, दुकान, शोरूम इत्यादि, वो सब व्यावसायिक वास्तु के अंतर्गत आते हैं। धार्मिक वास्तु के अंतर्गत मंदिर, जलाशय इत्यादि का जो चिंतन होता है, उनके जो सिद्धांत बताए जाते हैं, वो सब इस धार्मिक वास्तु के अंतर्गत। इस इकाई के माध्यम से हम वास्तुशास्त्र के विभिन्न भेद एवं विषयों को जान पाएंगे। जैसा कि आप पाठ्यक्रम के अंशों को देख पा रहे हैं, वास्तु पुरुष का क्या स्वरूप है उसको भी हम जानेंगे इस इकाई के माध्यम से। भूखंड की विभिन्न आकृतियों के बारे में जानेंगे, उनका शुभाशुभत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक वास्तु के विभिन्न प्रकारों से अवगत होंगे। धार्मिक वास्तु से के विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। वास्तुशास्त्र की परिभाषाओं को हमने पूर्व के अध्यायों में जाना। वास्तुशास्त्र के यदि हम मुख्य रूप से भेद देखें तो ऐतिहासिक परंपरा में 4 भेद प्राप्त होते हैं। आचार्य मय के अनुसार भूमि प्रसाद यानानि शयनम च चतुर्भिदम भूरेव मुख्य वस्तु तत्र जातानि यानि। अर्थात भूमि, मंदिर या प्रसाद, यान एवं शयनासन, ये 4 भेद किए गए हैं वास्तुशास्त्र के। भूमि देव से संबंधित, यान विभिन्न प्रकार के यान, शयन के जो विभिन्न प्रकार के आसन शयन हुए, जैसे पलंग वगैरह का निर्माण है वो किस माप इत्यादि में होना चाहिए, ये मुख्यतः 4 भेद पूर्व में बताए गए थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम वास्तु का वर्गीकरण देखते हैं तो आवासीय वास्तु, व्यावसायिक वास्तु और धार्मिक वास्तु 3 रूप से वर्गीकरण करते हैं। इनके बारे में अग्रिम पाठ्यांशों में यह सब विषय दिया गया है। वास्तु स्वरूप का यदि हम आगे चर्चा करें तो जो वास्तु पुरुष का स्वरूप के बारे में कहें तो वास्तुशास्त्र का प्राण यदि देखें तो वो वास्तु पुरुष की संकल्पना है। इसके आधार पर ही हम गृह निर्माण करते हैं। पौराणिक आख्यान के अनुसार प्राचीन काल में अंधकासुर नामक दैत्य एवं भगवान शंकर के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिव जी के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें भूमि पर गिरी। उस बिंदु से एक विकराल मुख वाला प्राणी पैदा हुआ। उस प्राणी ने अंधकासुर के रक्त को ग्रहण कर लिया, फिर भी वह पूरी तरह तृप्त नहीं हुआ। तब वह भगवान शंकर के सम्मुख घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने उससे कहा कि जो इच्छा हो वह वर मांगो। उस प्राणी ने वर मांगा कि मैं तीनों लोकों को रचने में समर्थ होना चाहता हूँ। वर प्राप्त करने के पश्चात वह अपने विशाल शरीर से लोकों को अवरुद्ध करने लगता है। इससे भयभीत सभी देवताओं ने उसे अधोमुख करके वहीं स्तंभित कर दिया। जिस देवता ने जहां उसे दबाया था वह देवता उसके उसी अंग पर निवास करने लगे। सभी देवताओं के निवास करने के नाम कारण ब्रह्मा,
ने इसका नाम वास्तु रखा। अन्य कथाओं के अनुसार भी एक वास्तु पुरुष की उत्पत्ति, उसका काल, जैसे कि त्रेता युग के मध्य में एक महापुरुष उत्पन्न हुआ जिसने उत्पन्न होते ही अपने शरीर से संपूर्ण भवन को व्याप्त कर दिया। ब्रह्मा ने इस महापुरुष की रचना जो है भाद्रपद कृष्ण तृतीया में की। उस दिन शनिवार, कृतिका नक्षत्र, व्यतिपात योग व विष्टिकरण था। कुलिक योग में जन्म उसी पराक्रमी पुरुष ने घोर शब्द करते हुए सबको भयभीत कर दिया। इस प्रकार से भी सभी देवता उसे देखकर चिंतित हो गए। वो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने बाकायदा उनसे कहा कि आप अधोमुख करके इसे गिरा दीजिए और शंका रहित हो जाइए। देवताओं ने उसी प्रकार से कार्य किया, और जहां जहां वो देवताओं ने उस वास्तु पुरुष को जहां जहां अपना अंग जहां पर था, जहां उनको रखा था, उन विशेष देवता विशेष का स्थान वास्तु पुरुष के वहां पर माना जाता है। अब इसके बाद वह वास्तु पुरुष कहता है कि हे ब्रह्मा जी, आपने ही मेरी रचना की है, फिर भी ये देवगण मुझे क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। तब उन्होंने आशीर्वाद में कहा कि जो भी देवताओं के सानिध्य में तुम रहते हो, इसलिए तुम प्रसन्न रहो, और साथ ही साथ कोई भी शुभ कार्य होगा, चाहे ग्राम का, नगर का, दुर्ग का, प्रासाद का, गृह, जलाशय, उद्यान, जब भी निर्माण कोई कार्य होगा तो वास्तु पुरुष ही सबसे पहले कार्य किया जाएगा। जो यह प्रक्रिया नहीं करता है, पूजा नहीं करता है, वह मानसिक कष्ट, दरिद्रता आदि से प्रभावित होता है। इस प्रकार से वास्तु पुरुष की संकल्पना बताई जाती है। उसमें देवताओं की संख्या 45 है। 32 बाहरी देवताएं माने जाते हैं, 13 अंदर के देवता माने जाते हैं, और कोणों में भी विभिन्न चरकी इत्यादि देवताओं की स्थिति को बताया गया है। आप एकाशीति पद वास्तु विन्यास के अनुसार, यह एक सामान्य चित्र है, इससे बनाने की प्रक्रिया आगे आप जानेंगे कैसे बनता है। यह आप देख सकते हैं कौन देवताओं की कहाँ कहाँ स्थिति है, किस दिशा के अनुरूप है। ब्रह्मा मध्य का स्थान होता है। इसमें यदि हम टोटल पद देखते हैं तो 81 पद होते हैं, जिसमें 9 पद जो है एक रहेंगे, 4 पद के जो है वो आपके 6 बनते हैं, द्विपद के 8 पद बनाए जाते हैं, और एक पद के 32, ऐसे करके टोटल 81 होते हैं। देवताओं की संख्या 45 होती है। इस प्रकार से वेदों में सिर स्थान, जो वेदी है वास्तु वेदी में सिर, मुख, हृदय स्थान, दोनों स्थान, और लिंग, यह स्थान वास्तु पुरुष के मर्म भी स्थान होते हैं। और बाकी एक अति मर्म भी स्थान बताया जाता है कि जो रोग से लेके अनिल तक, पितर से अग्नि तक, विथत से शोष तक, तथा मुख्य से भृष तक, एवं जयंत से भृंगराज तक, तथा अदिति से सुग्रीव तक, जो सूत्रपात, जो अभी देवताओं की स्थिति इस चक्र में देख रहे हैं, वहां से हम यदि सूत्रपात एक जगह से दूसरी जगह जो बताए गए हैं उनमें करते हैं, वहां उन सूत्रपातों का जहां आपस में संपात होता है, वह भी अतिमर्म स्थान बताए जाते हैं। यह सभी 9 अतिमर्म स्थान होने से ब्रह्मा स्थान के रूप में भी जाने जाते हैं। और इसका मर्म स्थानों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम कोई भी भवन का निर्माण करते हैं तो ये मर्म स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करना अशुभ होता है, इसलिए हमें इसका ध्यान बहुत रखना होता है। इसके पश्चात हम वास्तु के सन्निकट का वातावरण किस प्रकार होना चाहिए, इन सब विषयों के विषय में हम इस पाठ्यांश के माध्यम से जानेंगे। साथ ही साथ भूखंड की विभिन्न आकृति, चाहे वो आयत भूमि हो, पूर्व में भी इसके बारे में कुछ हमने अध्ययन किया था, एवं इस के माध्यम से विभिन्न रूप से कि किस प्रकार की भूमि, जैसे आयताकार भूमि सामान्य तौर पर शुभ मानी जाती है, वर्गाकार भूमि भी शुभ होती है। विभिन्न प्रकार की भूमियां, वृत्ताकार भूमि है, भद्रासन भूमि किस प्रकार है, चक्राकार भूमि क्या है, विषमाकार भूमि क्या है, त्रिकोणाकार भूमि, शकटाकार, दंडाकार, स्तूपाकार भूमि आप चित्र माध्यम से देख सकते हैं, धनुषाकार भूमि, गोमुखी भूमि, सिंहमुखी भूमि। तो इसमें वर्गाकार, आयताकार, ये सब भूमियां ठीक मानी जाती है। गोमुखी भूमि निवास के लिए ठीक होती है, जबकि सिंहमुखी को व्यापारिक दृष्टिकोण के लिए शुभ माना जाता है। इस प्रकार से भूमि का आकार के अनुसार भी चयन करना चाहिए। बाकी जो दंडाकार हुआ, ये सब चीजें उतनी ठीक भूमि ठीक नहीं मानी गई है। तृण, काष्ठ, मृत्तिका, इष्टिका एवं प्रस्तर गृह का फल, हमें जो भवन बनाते हैं वो किस किस प्रकार के भवनों का हमें बनाया जाता है। जैसे मिट्टी से निर्मित भवन का क्या फल है, ईंट इष्टिका द्वारा जो गृह का निर्माण करते हैं उसका शास्त्रों में क्या पुण्य फल बताया है, और पत्थर इत्यादि से हम निर्माण करते हैं उसका क्या फल बताया गया है, घास इत्यादि से करते हैं पर्णशाला से क्या बताया गया है।
इन सब का के बारे में बताया गया है। ये आप देख सकते हैं, कोटिघ्नम तृणजे पुण्यम मृणमये दश संगुणम एष्टिकेशत कोटिघ्नम शैले अनंतम फलम गृहे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण से किस किस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है उसको हम जान सकते हैं। इसके बाद में व्यावसायिक वास्तु पर यदि हम विचार करें तो विपणि गृह, भोजनशाला, चिकित्सालय, कुटीर उद्योग, शिल्प गृह, मिल कारखाना इत्यादि जो है वो सब व्यावसायिक वास्तु के भेद हो गए हैं। विपणि गृह की स्थापना किस प्रकार से होनी चाहिए, उसका वास्तुशास्त्रीय स्वरूप क्या होता है, वह सब विषय इस पाठ्यांश के अंतर्गत आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भोजनशाला किस प्रकार होनी चाहिए वह इस विषय में बताई गई है कि भोजनशाला का निर्माण किस प्रकार से हो, वह इस पाठ्यांश के माध्यम से जान सकते हैं। चिकित्सालय का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, कहाँ कौन सा भाग रिक्त होना चाहिए, आईसीयू कक्ष कहाँ हो, प्रसूति कक्ष कहाँ हो, इत्यादि सभी विषय जो है वो इस पाठ्यांश में विस्तृत रूप से बताए गए हैं, जिसके अध्ययन से निश्चित तौर पर आप व्यावसायिक वास्तु के इन मुख्य विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, उसमें मिल कहाँ होनी चाहिए, आपकी मशीनें कहाँ हो, इत्यादि के निर्माण, कर्मचारियों की स्थिति किस प्रकार से होनी चाहिए, वह सब इस पाठ्यांश में वर्णित है। कुटीर उद्योग का निर्माण कैसे हो, लघु उद्योग का हो, मिल या कारखाने बड़े बड़े जो बनते हैं हम आजकल देखते हैं, उसमें वास्तुशास्त्र के क्या सिद्धांत होने चाहिए, वह सभी इस पाठ्यांश में समाहित है। तीसरा जो इसके बाद हम देखते हैं तो धार्मिक वास्तु विचार। धार्मिक वास्तु में, प्राचीन वास्तुशास्त्र में हम जब देखते हैं तो देवालय हुआ, जलाशय हुआ, विभिन्न आज भी हम कई मंदिर देखते हैं जिनकी परंपरा और जिनका स्वरूप आज भी बहुत विस्तृत दिखाई देता है। उसका मुख्य कारण वास्तुशास्त्र के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण है, इनकी रचना है, जो आज भी उन मंदिरों को उतना जीवंत रखती है। तो उसका निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए, उनमें क्या क्या विधान किया जाता है। जैसे मंदिर की रचना का मुख्य आधार चतुष्षष्ठी वास्तु है, कहाँ किस प्रकार से आकृति इत्यादि, कौन सी आकृति रहे, कैसा भूखंड ले, इन सब के बारे में, विभिन्न मठ कैसा बनाया जाए, गुरुद्वारा के बारे में, धर्मशाला किस प्रकार से होनी चाहिए इत्यादि का निर्माण किस प्रकार किया जाए, उसका सामान्य परिचय इस पाठ्यांश में आपको दिखाई दे रहा है। कूप, वापी, तड़ाग का भी निर्माण किस प्रकार किया जाए, जलाशय इत्यादि के लिए किस प्रकार से निर्माण किया जाए, उसके विषय में भी, साथ ही साथ उनका मुहूर्त, जैसा हमने पूर्व में ही जाना था कि मुहूर्त शुभ काल में यदि हम कोई कार्य करें तो वो निश्चित तौर पर शुभ फलदायक होगा। तो जलाशय इत्यादि का निर्माण कब करना चाहिए, इसके विषय में भी हम इस इकाई में अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम वास्तुशास्त्र के भेद, वास्तु पुरुष की स्थिति, आकृति के अनुसार भूखंड का चयन, व्यावसायिक वास्तु के मुख्य क्या सिद्धांत है उनके निर्माण के, धार्मिक वास्तु के क्या निर्माण के सिद्धांत है उनके विषय में इस इकाई के बारे में जाना। पारिभाषिक शब्दावली यहाँ दी गई है, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर पूरे दिए गए हैं, साथ ही साथ संदर्भ ग्रंथों की सूची और इससे संबंधित, इस इकाई से संबंधित निबंधात्मक प्रश्न भी यहाँ दिए गए हैं। इसी जो दूसरा भवन स्वरूप विचार जो है, जो पत्र है, उसका जो दूसरी इकाई है भित्ति स्तंभादि विचार। मित्रों, भवन में जो भित्ति वगैरह है उसकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए, उसका माप किस प्रकार से हो, स्तंभ के नाम क्या क्या होते हैं, स्तंभ किस प्रकार से, कहाँ किस प्रकार से स्तंभों का निर्माण किया जाना चाहिए, यह सब इन विषयों का अध्ययन हम प्रस्तुत इकाई के माध्यम से करेंगे। भित्ति स्तंभ आदि से तात्पर्य भवन में बनाई जाने वाले दीवार, स्तंभ आदि उपकरणों से है, अर्थात किस प्रकार की दीवार का निर्माण, उसमें कितनी मोटाई, ईंट आदि, पत्थर का आदि का उपयोग करना है, तथा स्तंभ किस प्रकार के हो, प्रकोष्ठों का विन्यास किस प्रकार से हो, इन सभी विषयों का अध्ययन इस इकाई में आप इस इकाई के माध्यम से कर सकते हैं। गृहारंभ से पूर्व भूमि पूजन का क्या महत्व होता है, बिना भूमि पूजन के यदि आप गृहारंभ करते हैं तो उसका क्या फल है, उसके बारे में बताया गया है। शिलान्यास किस दिशा में करना चाहिए, इसके विषय में हमने राहु के मुख पुच्छ की दिशा पूर्व के अध्यायों में, पूर्व की इकाइयों के माध्यम से जाना था। उस विषय को पुनः एक बार आप यहाँ पर शिलान्यास में दिशा इत्यादि के निर्णय में जान सकते हैं कि खनन इत्यादि कहाँ किस दिशा में करना चाहिए। इसके बाद में पिंड से बाहर एवं अंदर भित्ति का ज्ञान। भित्ति कहाँ, पिंड जो हमारा भूखंड होता है, जिस भूखंड में हम भवन बनाते हैं उसी को हम पिंड कहते हैं। तो पिंड में कहाँ कितनी किस प्रकार की भित्ति बनाई जाए, कौन सी भित्ति कहाँ बनानी चाहिए, ईंट की भित्ति,
या मृत्तिका से संबंधित या पत्थर से संबंधित भित्ति कहाँ बनाई जाती है, किस दिशा में पिंड के कहाँ आरंभ से या मध्य भाग से किस प्रकार से उसका निर्माण किया जाता है, वह सब इस पाठ्यक्रम में, इस पाठ्यांश में निर्धारित है। इसके बाद जो हम निर्माण के लिए इष्टिकाओं का भी प्रयोग करते हैं, विभिन्न इष्टिकाओं का माप अलग अलग है, उनका नाम अलग अलग है, जैसे विजया, मंगला, निर्मला, सुगधा, इस प्रकार की इष्टिकाओं का है, उनका विभिन्न माप दिया गया है, उसके बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। इष्टिका चक्र, इसमें इष्टिका बनाने के लिए एक चक्र का भी निर्धारित किया गया है कि कौन से नक्षत्र में आप इष्टिका, ईंट, इष्टिका मीन्स ईंट इत्यादि का निर्माण कब करना चाहिए, वह भी बताया गया है। इष्टिका के ऊपर वह्नि दीपन चक्र के माध्यम से भी उस इष्टिका बनाने की प्रक्रिया कब की जाए, उसके मुहूर्त इत्यादि का निर्धारण हम करते हैं। स्तंभ स्थापन विचार, स्तंभ का तात्पर्य पिलर या बीम इत्यादि से है, उसे किस दिशा में करना चाहिए, किस दिशा से आरंभ करके अन्य जगह पर करना चाहिए, उसके बारे में है। स्तंभोच्छाय विधि, आप अगले पाठ्यक्रम इसमें पढ़ते हैं, तो उसमें तात्पर्य स्तंभ को उठाने या निर्माण करने से है, अर्थात किस विधि के अनुसार स्तंभ का निर्माण किया जाए, इसके विषय में शास्त्रकार छत्र, माला, वस्त्र, धूप आदि से पूजन कर स्तंभ को उठाना आरंभ करना चाहिए, उसकी विधि मतलब उसको प्रारंभ करने की विधि के बारे में बताया गया है। इस गृह निर्माण में कौन कौन सी ग्राह्य काष्ठ है, लकड़ियां कौन कौन सी उपयोग में ली जानी चाहिए, कौन सी लकड़ियों का उपयोग भवन निर्माण में नहीं करना चाहिए, वह सभी विषय इस पाठ्यांश में दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं। साथ ही साथ इस यूनिट्स के जो अभ्यास प्रश्न हैं वह भी हैं। साथ ही गृह कार्य हेतु वृक्षच्छेदन, हम भवन में जो लगने वाली जो लकड़ियां हैं उसके लिए वृक्ष छेदन करना चाहिए, तो वह हम कब करें। वस्तुतः आज के समय में तो वृक्षों का छेदन करना, उससे पहले आपको वृक्ष का रोपण करना भी बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण है उसको भी ध्यान में रखना है। तथापि वृक्ष छेदन का मुहूर्त हमें बताया गया है। वृक्ष छेदन करने से पूर्व हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी हम जीव की स्थिति मानते हैं, तो हमें जो पाप से निवृत्ति हो इसलिए उसमें भी विशेष प्रकार की प्रार्थना की जाती है, उसके बारे में। साथ ही जो स्तंभ और शिलान्यास के समय जो खनन, जो गड्ढा करते हैं, उसमें कौन कौन सी सामग्री डाली जाती है, जैसे कि गड्ढे में तांबे के बर्तन में मिट्टी, सोना, ईंट, पंचरत्न, सप्तधान्य इत्यादि चीजें जो डाली जाती है वो बताया गया है। वास्तुकृत्य, वास्तुकृत्य हमें कब करना चाहिए, उसके विषय में क्या क्या विषय हैं, वो सभी आप इस पाठ्यांश के माध्यम से जान सकते हैं। आकृति के भेद से विभिन्न प्रकार के जो पिलर बनते हैं, स्तंभ बनते हैं, आज भी आप मंदिरों में जाते होंगे तो विभिन्न प्रकार की उनकी आकृतियां दिखाई देती है, तो उन आकृतियों के कितने कोण के हैं वो, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से इस पाठ्यांश में दिया गया है। गृह की ऊंचाई आपकी कितनी होनी चाहिए, आपका भवन की हाइट आप कितनी रखें, उसके बारे में आप इस पाठ्यांश में जान सकते हैं। भित्ति का प्रमाण, भित्ति हमने जाना था कि जो आपकी का पिंड होता है उसकी चौड़ाई के 16वें भाग के बराबर उसकी मोटाई होनी चाहिए। आज के समय में तो एक हम देखते हैं सामान्य तौर पर एक स्टैंडर्ड 8 इंच 9 इंच की दीवारें बनती है या 4 इंच की दीवारें बनती है, जबकि वास्तुशास्त्र में इसका विस्तृत चिंतन है, आपका कितना भवन का विस्तार है उसके अनुसार उसका लोड पूरा रहने के लिए उतनी मोटाई। तभी तो हम पुराने महलों को देखते हैं तो कई मोटी मोटी भित्तियां आज भी हमें देखने को मिलती है, तो उसकी का क्या निर्माण की प्रक्रिया है उसको आप इस पाठ्यांश में पढ़ेंगे। और पूर्वादि दिशाओं में ग्रहों के उच्च नीच का हमने जैसे प्लवत्व जो पढ़ा था भूमि के चयन के लिए, वही पूर्वादि दिशाओं में प्लवत्व अर्थात थोड़ा सा जो फ्लोरिंग में, यदि हम उसको कहें फ्लोरिंग में आज की भाषा में, तो जब भवन का निर्माण करें तो उसका फ्लोरिंग मतलब जो पानी का बहाव यदि हम घर में डालें तो वो भी पूर्व, उत्तर या ईशान्य की ओर होना चाहिए, और बाकी दक्षिण का, नैऋत्य का, पश्चिम का हिस्सा अच्छा भवन का हल्का सा ऊपर होना चाहिए फ्लोरिंग की दृष्टि से, तो वह ठीक होता है। आवासीय भूमि में दिशा के अनुसार कक्ष निर्माण, यह आज के समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध विषय है कि कौन सा कक्ष किस दिशा में होना चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि घर में मंदिर यदि बनाना है तो वह किस दिशा में बनाए, किस कोने में बनाए, शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, अध्ययन रूम का कहाँ होना चाहिए, एवं अन्य कक्ष 16 प्रकार से उसका कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रकोष्ठ बनाए जा सकते हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से इस पाठ्यांश में आपको दिया गया है। साथ ही इस अभ्यास प्रश्न
कुछ दिए गए हैं रिक्त स्थान, जिसके माध्यम से आप थोड़ा सा इसका पुनर्अभ्यास कर सकते हैं। पुनः सारांश के रूप में इस इकाई का यहाँ पर सारांश प्रस्तुत किया गया है। शिलान्यास हमें कहाँ करना चाहिए, विभिन्न कक्षों का निर्माण किस प्रकार से हो, अन्य विषयों के बारे में हमने मुख्य रूप से जाना। ईंट की भित्ति की स्थिति क्या होनी चाहिए, स्तंभ आदि का विचार भी हमने इस इकाई के माध्यम से जाना। निश्चित तौर पर यह इकाई भी वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण विषयों के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें भी पारिभाषिक शब्दावली, अभ्यास प्रश्न, संदर्भ ग्रंथ सूची, सहायक पाठ्य सामग्री और निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। भवन स्वरूप का इस प्रश्न पत्र का तृतीय इकाई जो होती है वह भी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम दिक् साधन एवं पिंड आयादी विचार है। मित्रों, चाहे ज्योतिष में हो चाहे वास्तु में हो, सबसे पहले हमें स्पष्ट दिशा का ज्ञान करना बहुत अनिवार्य है। यदि हम स्पष्ट दिशा का ज्ञान नहीं कर पाते हैं तो जो हमारा कक्ष विन्यास है, भवन का विन्यास हम करते हैं, वह जिस वस्तु स्थिति में होना चाहिए वहां नहीं होकर कहीं उसका कुछ कोणात्मक दूरी हो जाती है, जिससे हमें वास्तु के विभिन्न दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अतः दिक् का साधन करना, उसकी क्या क्या विधियां हैं, इस इकाई में उसमें पढ़ने का विषय बताया गया है। एवं वस्तु स्थिति से पिंड का निर्माण किस प्रकार किया जाए, हमारे शरीर के अनुसार, हमारे अपने अनुसार हमारा भवन का पिंड, मतलब जिस प्लॉट में हम मकान बनाना चाहते हैं उसका चिंतन, और विभिन्न आयादी तत्व जो बताए जाते हैं वास्तुशास्त्र में, उसके माध्यम से इसका शुभाशुभत्व किस प्रकार किया जाता है, उन सभी विषयों को हम इस इकाई में जानेंगे। दिक् साधन की कई सारी विधियां हैं, उस के माध्यम से आप स्पष्ट दिक् का ज्ञान, पूर्व दिक् कहाँ होगी, पश्चिम कहाँ होगी, सामान्य तौर पर जहाँ सूर्योदय होता है उसे हम कहते हैं, लेकिन क्रांति के अनुसार जो अंतर होता है उसके अनुसार उसका किस प्रकार से आनयन किया जाए, उसकी विधि आपको यहाँ पर बताई गई है। आप स्पष्ट दिक् का साधन करके फिर कोणों का साधन कर सकते हैं, और कोणों के साधन के बाद आप कक्ष इत्यादि का निर्माण करते हैं तो निश्चित तौर पर फिर भूखंड का पिंड साधन किस प्रकार किया जाए, उसके लिए आप इष्ट नक्षत्र इत्यादि की कल्पना करके किस प्रकार से साधन किया जाता है, उसकी गणितीय प्रक्रिया 100 उदाहरण के सहित इस पाठ्यांश में सम्मिलित है। इसके अध्ययन से निश्चित तौर पर आप अपने मनोनुकूल पिंड का साधन, कितने प्लाट में आपके पास जितना भूखंड है उसमें कितने हिस्से में आपको भवन बनाना चाहिए, उसका आनयन कर सकते हैं। फिर आयादी विचार, हम 8 प्रकार की आय होती है, ध्वज, धूम, सिंह, श्वान, वृष, खर, गज एवं उष्ट्र। इस प्रकार से इन आयों का किस प्रकार से आनयन किया जाता है, कौन सी आय शुभदायक होती है, कौन सी अशुभदायक होती है, किस आय में कौन किस प्रकार का निर्माण करना चाहिए, इन सभी के बारे में, और आय के अनुसार द्वार इत्यादि की स्थिति के बारे में भी हम इस इकाई में जान सकते हैं कि हमारे भवन का मुख्य द्वार कहाँ हो तो उसके लिए किस प्रकार की आय लेना है। पिंड के आधार पर ही इसका निर्धारण किया जाता है। इसके बाद आय के पश्चात उसके और कई अंग होते हैं, वार, अंश, द्रव्य, ऋण, नक्षत्र, तिथि, योग। ये सब केवल और केवल हमारा जो पिंड हमने चयन किया है उसकी शुभता के ज्ञान के लिए, कि वह शुभ है या अशुभ होगा। जितने ज्यादा शुभ तत्व आते हैं उससे हम उस पिंड की, उस भूखंड के द्वारा जो बनने वाला भवन है उसकी शुभता का ज्ञान कर लेते हैं। विभिन्न ऋण का विचार किस प्रकार से करना है, नक्षत्र का विचार किस प्रकार से करना है, तिथि का विचार, योग का विचार, यह सब विषय इसमें सम्मिलित है। इसके बाद में गृह पिंड के द्वारा गृह की आयु का भी ज्ञान, जो हमने पिंड लिया है उसके माध्यम से वह जो हमारा बनने वाला भवन है उसकी आयु क्या होगी उसका भी निर्धारण किया जा सकता है। आज के समय में एक पर्टिकुलर निश्चित आयु है, जबकि हम देखते हैं कई हजारों वर्ष के भवन आज भी पत्थर इत्यादि के वैसी स्थिति में देखते हैं। तो इसमें जो हमारा साइंस है वास्तुशास्त्र का वही कार्य करता है, और किस प्रकार से गृह पिंड हो उसकी सामग्री के अनुसार हम विभिन्न प्रकार के आयु और विभिन्न प्रकार के योग, जिस समय निर्माण कार्य इत्यादि किया जाता है, शिलान्यास किया जा सकता है, उस समय की ग्रह स्थिति के आधार पर, लग्न के आधार पर क्या स्थिति हो सकती है, कितने वर्ष तक वह भवन रहेगा, इसका भी चिंतन किया गया है। और गृह विनाश हेतु विचार, गृह का विनाश भी किस प्रकार हो सकता है, उसके क्या सिद्धांत है वह बताए गए हैं। अन्य योग, व्यक्ति का गृह का योग कब होगा या वह उसको भवन का सुख नहीं मिलेगा, यह सभी विचार इसमें किए गए हैं। आय व्यय के ज्ञान से भी
गृह का शुभाशुभत्व ज्ञान किया जाता है, पूर्व में भी बताया। व्यय के माध्यम से हमेशा आय ज्यादा होनी चाहिए, व्यय कम होनी चाहिए। जैसे सामान्य रूप से हमारा दैनिक जीवन में हमारी आय अधिक होनी चाहिए, हमारा खर्चा व्यय कम होना चाहिए, वही सिद्धांत यहाँ भी अपनाया जाता है। उसको किस प्रकार से गणित करना है उसका विधि इस पाठ्यांश में दी गई है। ध्रुवांक का भी विचार किया गया है इसमें। भवन का हमारा नाम किस प्रकार से लिखा जाता है, विभिन्न द्वार की स्थिति के आधार पर हमारा भवन का कितने वर्णों का हमारा उसका नाम होगा। 16 प्रकार के नाम के बारे में ध्रुवांक के विषय में बताया गया है, वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंद्रादि अंश विचार जो आप देखेंगे कि इसमें भी अंश के विचार के अनुसार भी कौन सा हमें इंद्र यम और भूप का अंश किस प्रकार से निकाला जाता है, उससे भी हमें भवन की शुभता का ज्ञान कर सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रस्तुत इकाई में भी हमने दिक् साधन, पिंड साधन, ध्वजादि 8 आयों के द्वारा और विभिन्न वे आदि तत्वों के माध्यम से हम भवन की शुभता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। स्पष्ट दिशा के आधार पर ही हम स्पष्ट भवन का, अच्छे भवन का निर्माण कर पाते हैं। विभिन्न सिद्धांतों को इस इकाई के माध्यम से, विभिन्न इस पाठ्यांश के माध्यम से आप जान सकते हैं। इसकी पारिभाषिक शब्दावली, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर, इससे संबंधित संदर्भ ग्रंथ और सहायक पाठ्य सामग्री क्या क्या है तथा निबंधात्मक प्रश्न कौन कौन से हैं, यह सभी आपके सामने यहाँ प्रस्तुत दिए गए हैं। निश्चित तौर पर इन विषयों का अध्ययन करने से आप वास्तुशास्त्र के और प्रमुख विषयों के अध्ययन में प्रवृत्त होंगे और निश्चित तौर पर वास्तुशास्त्र में आपका ज्ञान और गंभीर होगा और आप ज्यादा ज्ञान अर्जन करेंगे। निश्चित तौर पर यह पाठ्यक्रम जो है का द्वितीय पत्र भी वास्तु के लिए दृष्टिकोण से आपके ज्ञान में निश्चित ही वृद्धि करेगा। तृतीय पत्र से संबंधित विषय को हम अग्रिम वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।